हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूं। दोस्तों, हम सब एक राष्ट्र में रहते हैं और यहां पर जो भी गलत चीजें होती हैं उसको हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि अगर मैं लड़की वाला हूं तो लड़की के गलत होने पर भी मैं उसे सपोर्ट करूं, या मैं लड़के वाला हूं तो लड़के के गलत होने पर भी मैं उसे सपोर्ट करूं। यदि मेरा लड़का गलत है तो मुझे उसे समझाना चाहिए, जरूरत पड़े तो 2 थप्पड़ भी लगाने चाहिए। और अगर मेरी लड़की गलत है तो मुझे उसको भी समझाना चाहिए कि तो अपना घर बर्बाद कर रही है, 2 थप्पड़ उसको भी लगाने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा आदमी है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसने गलत किया है चाहे उसने सही किया है। सबसे बड़ी समस्या यह है। और दोस्तों, लॉ में भी बहुत कुछ ऐसा है। देखिए, आप लोग देखते हैं अमूमन 125 सीआरपीसी के केसेज होते हैं, उसमें पिटीशन आती है हमारे पास। उस पिटीशन में बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन लगे हुए होते हैं। इवन बहुत बार तो हमारे पास उसके सारे प्रूफ भी होते हैं कि लड़की ऐसा कह रही है कि इतनी तारीख को मैं यहां था लेकिन मैं इतनी तारीख को वहां था, ये मेरी लोकेशन है, ये मेरी अटेंडेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत कुछ हमारे पास होता है। लेकिन उसके बावजूद जब हम कोर्ट में वो सारी चीजें रखते हैं तो कोर्ट हमको कहता है नहीं, अभी हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, पहले हम इंटरिम लगाएंगे, उसके बाद इसको ट्रायल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए, दूसरे तरह से देखे तो ये हो गया कि लड़की झूठ बोले या सच बोले, उसको इंटरिम मिलना ही है। तो ये प्रॉपर सही व्यवस्था नहीं कही जा सकती। हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि सही व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया कि पत्नी ने झूठ बोला तो उसको तो मिलेगा मेंटेनेंस, पति ने झूठ बोला तो उसके ऊपर होगा 340, हो जाएगा जेल। और इसी वजह से झूठ बोलने वालों को बढ़ावा भी मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है झूठ बोल के पैसा मिलता है तो वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर उनको यह पता चले कि झूठ बोलने पर सजा होती है तो आदमी कोर्ट कचहरी के अंदर झूठ बोलना बंद कर देगा। लेकिन ऐसा कितना रेयर होता है। वैवाहिक मामलों में अगर आप बात करें तो कितने मामले ऐसे हैं जिनमें लड़कियों को सजा होती है। और आप सबको पता है, जग जाहिर है कि कितने सारे मामले आजकल ऐसे आ रहे हैं जिनमें शादी की डेट के अलावा कुछ भी सच नहीं होता। तो ये इतने बड़े पैमाने पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग चल रहा है, तो इसे देखकर बड़ी हैरानी होती है। और जो व्यवस्था चल रही है ये इस चीज को और बढ़ावा दे रही है। आज के समय पे मैंने पर्सनली खुद देखा है, मेरा अनुभव रहा है कि कोर्ट के अंदर कोर्ट को बताया जाता है कि भाई ये लड़की गलत है, यहां तक कि मेरी लीगल वाइफ ही नहीं है, मेरे पास इसका प्रूफ है। ये लड़की का पति कोई और है, मैं तो इसका पति नहीं हूं, इसने मेरे पे गलत मुकदमा डाला है। कोर्ट कहती है अभी इंटरिम लगाते हैं, बाद में देखते हैं। ये क्या बात हुई भाई? वो मेरी पत्नी नहीं है फिर भी मैं उसको मेंटेनेंस दूं? मतलब अगर ट्रायल 4 साल तक चलेगा तो 4 साल तक मैं उसको इंटरिम मेंटेनेंस देता रहूं? तो ये तो मेरा हेरेसमेंट है कि एक आदमी ने क्राइम कर दिया, एक आदमी ने मेरे साथ 420 कर दिया, वो मेरी वाइफ ही नहीं है, और उसके बाद उसने मेरे पे मेंटेनेंस का केस डाल दिया और उसको पैसा भी मिल रहा है। वाह भाई वाह! क्या आप इसको न्याय कह सकते हैं? क्या यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है? तो हम लोग जितने न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे फिर वो जुडिशियरी के लोग हों, हम सभी लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और आम जनरल पब्लिक को इस संबंध में अवेयर करना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम एक लोकतांत्रिक राज्य में रहते हैं जहां पर हर एक व्यक्ति के अधिकार बराबर होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेल गलती करेगा तो सजा है, फीमेल गलती करेगी तो उसको एलिमनी या मेंटेनेंस मिलता है। जब इक्वलिटी की बात आती है कि वुमेन मैन दोनों इक्वल हैं, हर जगह पे आप क्लेम करते हैं कि हम इक्वल हैं, तो फिर मेंटेनेंस के मामले में वो इक्वलिटी कहां खत्म हो जाती है? वहां पे आप कैसे लिख देते हैं कि मैं तो बेसहारा हूं, मैं तो अबला हूं? और इवन अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, आप पीएचडी हैं, आप सीए हैं, आप सीएस हैं, उसके बाद भी आपकी पिटीशन में लिखा होता है कि मेरे पास सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है और मैं काम करने में अक्षम हूं और मुझे अपने हस्बैंड से 1 लाख रुपए प्रति माह चाहिए। तो यहां पर वैवाहिक कानूनों में भी बदलाव होने की जरूरत है। अब ये पुराने बने हुए कानून बदलने की आवश्यकता है। जब आज के समय में नारी सशक्तिकरण इतना ज्यादा हो चुका है, नारियां किसी से पीछे नहीं है, नारियां आज के समय पे पायलट हैं, नारियां आज के समय पे मिनिस्टर्स हैं, तो फिर क्या जरूरत है इस चीज की? फिर तो इक्वलिटी होनी चाहिए कि भाई पति पत्नी है, दोनों एक जैसे हैं, किसी को भी एक दूसरे से मेंटेनेंस का राइट नहीं होना चाहिए। किस बात का मेंटेनेंस? अगर आपका नहीं बना, आप लोग अलग हो गए, आप अपना कमाओ, आप अपना कमाओ। ना तो पति पर कोई बर्डन होना चाहिए, ना पर पत्नी पर कोई बर्डन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जग जाहिर हैं, ये सब चीजें दिख रही हैं, तो इनमें बदलाव क्यों नहीं होता? तो जरूरत है बदलाव की। अब हमारी अपनी लिमिट है, हम एडवोकेट्स हैं, हमारी अपनी लिमिट है, जो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं उनकी अपनी लिमिट है। लेकिन ओवरऑल जो पूरा सीन चल रहा है, इस सब चीजों को देखते हुए कानून में बदलाव होना आवश्यक है। तो ये हमारी भारत सरकार को स्वयं देखना चाहिए कि जो चीज हमारे देश में गलत हो रही है, जिस देश की वजह से हमारा सामाजिक ताना बाना खराब हो रहा है, उस चीज में सुधार किया जाए, उस चीज में इंप्लीमेंट किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए और नई व्यवस्था लागू की जाए। और वैसे भी आज देखिए कितनी सारी नई व्यवस्थाएं हमारी भारत सरकार ने लागू कर दी हैं जिनसे हमको आज सुविधा मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार का निर्णय इन फैमिली मैटर्स में भी जल्द होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।